आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंडरी बैटरी का टॉपिक है लीड स्टोरेज सेल। सेकेंडरी बैटरी आपको समझता होगा, जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और उसके बाद इसके सेल के रिएक्शन को उल्टा किया जा सकता है, थोड़ा महंगा होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, आपको हमने डिफरेंस दिखा के दिया है। अब सुनो, ये कौन सी बैटरी हम आपको बता रहे हैं, इसका नाम है लीड स्टोरेज सेल। लीड क्यों नाम है? क्योंकि इसके अंदर की जितनी भी पट्टियां लगी हैं, जो प्लेट्स लगी हैं, वो सब लीड की बनी है। देखो, पीबी, पीबी यानी लीड, और PbO2 यानी लीड ऑक्साइड, तो पूरा लेड से बना है, इसलिए इसका नाम लीड स्टोरेज सेल। हमने बताया था कि सेकेंडरी बैटरी को स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर बोलते हैं, कल बताए थे ना। सेकेंडरी बैटरी को एक्यूमुलेटर या स्टोरेज सेल बोला जाता है, आपने लिखा होगा उसी। और इसमें लीड लगा, इसलिए हम इसका नाम लीड स्टोरेज सेल रख दिए, कोई बात नहीं है। चलिए, ये बैटरी आप देखे हो, आप सभी ने देखा अपने जिंदगी में, जो आप बड़ी सी बैटरी देखते हो, जो आपके घर में इन्वर्टर में लगा होगा, या कार में, या बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, बस, सब में इतने बड़े बड़े रहते हैं, जिसमें हम लोग डिस्टिल वाटर डालते हैं, एसिड रहता है, वो यही वाला बैटरी। देखो, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सुने होगा ना, बैटरी में एसिड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी है आप ध्यान समझना। देखो, यहाँ बहुत सारे पट्टी क्या दिख रहा है, आपको समझाते हैं। तो देखना, लीड स्टोरेज सेल एक सेकेंडरी बैटरी है। देखो, हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि शॉर्ट में ही आता है, इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, रिएक्शन ही आते हैं। सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी का मतलब ये रिचार्जेबल होता है। ये रिचार्जेबल होता है बच्चों। और उसके अलावा क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, समझना, एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट होता है। अब देखो, यहां कितने सेल है, तुमको बता रहा है, ध्यान से देखो। ये दोनों मिलाकर के एक सेल हुआ, फिर ये दोनों मिलाकर के एक सेल हुआ, और ये दोनों मिलाकर के भी एक सेल हुआ। तो हमारे डायग्राम में कितने सेल हैं बताओ? 3। और तीनों सेल को जोड़ा हुआ है सीरीज में, दिख रहा है, ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, तीनों एक साथ, और ये जोड़े हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारे सेल को आप जोड़ दो तो बैटरी बन जाती है। तो अब देख लो आप ध्यान से, बहुत सारे सेल इसमें जोड़े गए हैं। इस समझ में आ रहा? पट्टी क्या है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा ऐसा। देखो, तुम बचपन में देखे होगे ऐसा। देखो रे, देखो देखो, क्या ये पेड़ है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखे होगे ना, यही वाला तो बनाया हुआ है हमने। तो एक सेल का वोल्टेज 2 होता है। तो अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए और 12 वोल्ट बैटरी, तो बताओ कितना सेल लगाओगे? 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितना लगाओगे? अगर हमने 6 सेल्स लगा दिया, जैसे यहाँ पे 3 लगाए, 6 सेल लगा दिए, तो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी बन गई। यानी आपके घर में जो 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर में रहता है ना, इन्वर्टर में, उसको आप खोलो और देखना, उसमें 6 प्लेट लगा होगा। अगर 24 वोल्ट की है तो 12 प्लेट लगे होंगे। क्लियर हो गया ना? 2 प्लेट मिला के एक सेल बनता है। अब इसमें बच्चों, ये एनोड, एनोड क्या होता है? इसका एनोड होता है पीबी, लीड। इसका एनोड होता है बच्चों पीबी लेड। जैसे वहां पे एनोड में हमेशा अकेला मेटल है, तुम ध्यान से देखो, जिंक अभी चल रहा था, अब लीड आ गया। बच्चों, इसका कैथोड जो है, बच्चों इसका कैथोड जो है वो PbO2 होता है, यानी लीड ऑक्साइड। और आप ध्यान रखिए कि लीड ऑक्साइड में लीड पर +4 चार्ज है। कैसे पता चला? तुम लीड को X मान लो, तो ऑक्सीजन का -2 × 2, एक ऑक्सीजन पे 2 वैलेंसी होता है। एक ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है? 2। तो 2 को ऑक्सीजन का कितना होगा? 4। तो लीड पे कितना चार्ज आएगा? +4 आ जाएगा। वेरी गुड, याद रखना, लीड पे +4 चार्ज है। ओके, गुड, यहां पर एकदम से दिमाग में याद रखना, और यहां 0 है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यहां कौन है? अब बात करते हैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन है? इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कितना डाइल्यूट है? तो 38% इसका कंसंट्रेशन है। 38% मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, मतलब 38 ग्राम डालना है आपको 100 ml में। 100 ml पानी के अंदर 38 ग्राम, समझ में आ रहा? 100 ml सोल्यूशन के अंदर 100 ml में 38 ग्राम H2SO4 होना चाहिए, बाकी पानी, समझ गया ना? लगभग 40 और 60 का रेशियो है। तो ये अब देखो, हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस बता दे रहे हैं बच्चों की, फिजिक्स में भी ये सब आपको मिलेगा, और हम आपको फिजिक्स में नहीं पढ़ाएंगे। बोला सर बोलने वाले पढ़ाएंगे। हम आपको फिजिक्स में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? बिकॉज फिजिक्स में भी यही चीज है, क्यों 10 बार हम पढ़ाएं, आप यहीं आके देख लेना इसी के प्लेलिस्ट में। तो आपको फिजिक्स में भी जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पढ़ना है, तो हम आपको वहां नहीं पढ़ाएंगे। ये बात ध्यान रखिए, एकदम क्लियरली हम बोल रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे, बिकॉज एक ही चीज को 10 बार पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, समझ में आ गया ना मेरी बात? फिजिक्स में भी मिलेगा ये। वी विल स्किप दिस टॉपिक्स।
तो इलेक्ट्रोलाइट आ गया। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन पे। देखिए सब लोग जानता है बच्चों कि एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आपका लीड स्टोरेज बैटरी है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब उसका दो स्टेप होता है काम करने का, एक चार्जिंग दूसरा डिस्चार्जिंग। हो समझा नहीं? चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर जमा कर लेगा केमिकल बना के, और जब डिस्चार्ज होगा तो केमिकल एनर्जी को कायम बदलेगा वो इलेक्ट्रिकल में। तो जब वो चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, देख लेना बढ़िया सवाल बन सकता है। जब वो चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जब वो डिस्चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो हम से पूछ सकते हैं एक ऐसा सेल का नाम बताओ जो दोनों की तरह काम करता है। क्या बात है, तो उसका नाम क्या होगा? लीड स्टोरेज सेल। ये दोनों की तरह काम करता है, बिकॉज जब ये डिस्चार्ज हो रहा तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बना रहा, और जब ये चार्ज हो रहा तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल बना रहा। वाओ ग्रेट, समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको आ गया होगा। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं इट वर्क्स इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट डिस्चार्जिंग हम लोग रख लेते हैं, एक्चुअली पहले चार्जिंग होता है बाद में डिस्चार्जिंग, लेकिन हम लोग पहले डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। और दूसरा चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब, डिस्चार्ज मतलब क्या हो रहा है बताओ? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी टू किस में बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ रहा है? शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो जब वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल बना रहा है तो बताओ ये कौन सा सेल की तरह बिहेव करेगा? बताओ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या नाम होता था? विच टाइप ऑफ सेल? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, टेल मी द नेम। बताओ बच्चों। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बनाते वक्त इसका नाम क्या होना चाहिए? तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल जब बनाएगा तो आप पढ़े होंगे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बनाने वाले को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट विल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा जब हम चार्ज करने जाएंगे, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल बनेगा तो एनोड पे कौन सा चार्ज होगा? बिल्कुल जो आप पढ़े हो वही होगा, उल्टा। एनोड पर प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस होगा, और कैथोड पे माइनस होना चाहिए लेकिन प्लस होगा। याद रखना, एकदम परम सत्य है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्चार्जिंग पे। तो डिस्चार्जिंग पे हम लोग बात करते हैं। डिस्चार्जिंग के वक्त आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा बच्चों केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट करने वाले को आपने पढ़ा इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान देंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे। पहला प्रोसेस डिस्चार्जिंग का देखेंगे, फिर चार्जिंग का भी देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमने प्लेट्स क्यों लगाया है अगल बगल में। तो एक एनोड कैथोड ऐसे अल्टरनेट प्लेट्स लगे हैं। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में। रिएक्शन की शुरुआत हम लोग किससे करते हैं? एनोड से। इसका भी एनोड से करेंगे, ध्यान दीजिए। पहला एट एनोड, पहले हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं। डिस्चार्जिंग का मतलब आपको समझ गया, यहां लिखा हुआ है केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल में, और इस वक्त ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो डिस्चार्जिंग के वक्त इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब यहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या रिएक्शन होता है। तो एट एनोड, अगर आप देखोगे बच्चों एनोड पर क्या हो रहा है? पीबी जो है वो SO4-2 से रिएक्ट कर जाएगा। SO4-2 कहां से आया? H2SO4 टूटा होगा, और देखो ये बना देगा PbSO4। जब आप ऐसा लिखते हो तो अपना दिमाग थोड़ा चालू रखिए, क्योंकि चार्ज देखो इधर जीरो था, इधर -2, इधर चार्ज जीरो है, तो चार्ज बैलेंस नहीं है, इक्वेशन चार्ज बैलेंस नहीं है। तो आपको यहाँ -2 है तो इसके बदले यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इधर PbO2 का रिएक्शन कराना है, इसको भी SO4-2 से कराना है, इसको भी SO4-2 से कराना है। सब में PbSO4 बनता है, प्लस 4 बार H+ लिखो। अब देखना ध्यान से, 4H+ 2 माइनस, अभी 2 प्लस ज्यादा है, 2 प्लस को खत्म करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब ये बनेगा, देखो Pb बन जाएगा PbSO4 प्लस
H2O बन जाएगा 2 बार। 2 बार बनेगा कि 4 बार बनेगा? नहीं 2 ही बार, 2 दूना 4 बनेगा, सही। PbO2 देख लीजिए आप, रिएक्शन समझ गया। अब इस रिएक्शन को आप ऐसे लर्न नहीं कर सकते हैं, आई हैव द टेक्निक। ऐसे हमने इसको याद किया, हम आपको बताते हैं। देखो बहुत आसान है, हम आपको बताते हैं। देखिए Pb है, सबसे पहले हमको इतना तो समझ रहा है, Pb+2 बन जाएगा, ये समझाना यार हमको आंसर यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब सुनना, Pb+2 जाएगा, सबको पता है प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और SO4 -2 से रिएक्ट करेगा, राइट। +2 -2 मिलकर क्या हो जाएगा, 0। बोलो आपको समझ में आया नहीं? बहुत आसान लग रहा होगा। अब इसको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा और क्या दिखेगा रिएक्शन, ऐसा दिखेगा, Pb + SO4 - 2 डायरेक्ट रिएक्शन किया और बना लिया PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत आसान है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, याद रख सकते हो। वेरी गुड टेक्निक। हम तो ऐसे याद रखते हैं, बिकॉज इतने भरे भरे रिएक्शन कैसे याद होंगे यार, माथा पागल हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, हर बार एनोड ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज मतलब +2 चार्ज, जैसे Pb+2 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर प्लस वाला ऑब्वियसली माइनस को खींचेगा, ये पानी में घूम रहा है ना, सबको पता है ना, H2SO4 पानी में टूट गया होगा, क्या बन के, H+ और SO4 -2 बन के घूम रहा होगा, आयनिक कंपाउंड है, टूटेगा ही, तो ऐसा टूट गया। तो SO4- से जाके रिएक्ट करेगा, प्लस माइनस 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज, सब बैलेंस है। अब इसको ऐड कर दिया जाता है और ये रिएक्शन आपको यहाँ टपका दिया जाता है। देख लो हमारे पास सबका उपाय है, हम आपको बता रहे हैं। अब आइए, कैथोड मेरे पास PbO2 है, तो ये भी हमको पता है इसका रिडक्शन होगा, हमको पहले से पता है, और हमने पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रखा था 4, तो ये बन जाएगा Pb+2। बोलो समझ में आ रहा है ना, ये भी बन जाएगा Pb+2, बहुत अच्छा। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए H+ आएगा, तो ऑक्सीजन से H+ से रिएक्ट कर सकता है, एक सेकेंड, तो 2 H+ नहीं चाहिए, 4 H+ चाहिए, समझना बच्चों। क्यों 4 H+ चाहिए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन को खाने के लिए H2O वाटर बनाना है, समझ में आ रहा, अरे O को हटाना है भाई, नहीं समझा सर, अरे Pb बन गया Pb+2 बच्चा, यस सर, +4 से +2 रिडक्शन हुआ ना, हुआ, ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए। अब ऑक्सीजन को हटाने की जरूरत है, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए H+ चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट ही तुम्हारे पास उपाय है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट ही उपाय है। तो देखो H+ जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो 2 ऑक्सीजन को खाने के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत है। अब इधर देखो 4+ है, इधर 0 चार्ज है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4+ है और 2+ इधर आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन टपका देंगे इधर, समझ रहा है क्या, बताओ, ये समझा, सबको समझ में आया क्या, प्लस ये दोनों मिलके बन जाएगा 2H2O। अब फिर से आगे भाई, फिर Pb+2 जाएगा SO4 -2 के पास और बोलेगा भाई तू जुड़ जा मेरे साथ, तो ये PbSO4 बना लेगा। फिर आपके बुक वाले ने क्या किया, इसको ऐड किया और इसको काट दिया और मिला के लिख दिया आपका रिएक्शन लंबा सा, आप बोले याद करो यार, इट्स योर चॉइस कि तुमको रटना है कि समझना है। तो हमने आपको समझा दिया, ये एनोड रिएक्शन है, ये कैथोड, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। ये हम मिटाने वाले हैं बिकॉज हमको जरूरत इसकी नहीं है। ओके बच्चों, चलिए अच्छी बात है। तो जो भी हम आपको बताते हैं एक्स्ट्रा जरूर उसको लिख लिया कीजिए, क्योंकि वो सब आपको मिलने वाला नहीं है कहीं भी। ओके, अब देखिए, ये तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ध्यान से देखना बहुत आसान है, और SO4 और 4 बार H+ H2SO4 हो जाएगा, देखना इधर ध्यान दो, Pb, यस, ओवरऑल सेल रिएक्शन, सभी लोग ध्यान देंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, Pb मिला, यस मिला, फिर PbO2 मिलेगा, PbO2 मिलेगा, तो Pb है, फिर PbO2 2 मिला। अब थोड़ा यहां से ध्यान देना, 4 H+ और SO4 2 बार, सुना देखना रे, ए इकरे या, H2SO4 में 2 H और 1 SO4 होता है क्या, तो अब बताओ 4 H और 2 SO4 मिलके कितना H2SO4 बनेगा, जल्दी से बताओ रे, 4 H और SO4 2 बार मिलके कितना बनेगा, 2 H2SO4 बनेगा क्या, बोला करो यार, बोला करो, 2 H2SO4 बनेगा ना, समझ में आया नहीं आया, और नहीं आया तो तुम ऐसे भी लिख दोगे तो चलता है, नहीं आया तो तुम ऐसे भी लिख दोगे ना, SO4 मिला के 2 SO4 और 4 H+ मार्क कोई नहीं काट सकता, बट दिमाग है तो पूरा लिखो। अब देखो PbSO4 मिलके बन गया 2 बार PbSO4 प्लस 2 बार वाटर, ये रिएक्शन हो गया डिस्चार्जिंग का, यानी जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो आपका जो लीड का प्लेट है और जो लीड ऑक्साइड का प्लेट है दोनों सॉलिड है,
वो पिघल पिघल के पानी में आ रहा है PbSO4 बन के, बिकॉज PbSO4 तो एक्वस है, पानी में घुल जाएगा। यानी ये प्लेट धीरे धीरे क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। ऐसे देखो ये प्लेट धीरे धीरे गायब हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। एक बच्चे ने बोला नो 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 नो, पूरा गायब होने से पहले H2SO4 ही खत्म हो जाता है, फिर सेल रिएक्शन उल्टा करते हैं, जिसको हम लोग बैटरी डिस्चार्ज बोलते हैं। तो अगर H2SO4 की डेंसिटी घट जाती है, अगर H2SO4 की डेंसिटी घटेगी, क्यों समझना, हेलो हेलो, समझना क्यों घटेगा। देखो H2SO4 रिएक्ट करके वाटर बनते जा रहा है। आप सोचो डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अब H2SO4 रिएक्ट करके बन रहा है पानी, तो सारा H2SO4 बदल जाएगा पानी में, तो पानी भर गया, एसिड कम हो गया कि नहीं। तो अगर H2SO4 की डेंसिटी खत्म हो गई, अगर H2SO4 की डेंसिटी खत्म हो गई, तो समझ जाना, क्या समझ जाना बच्चा पार्टी, कि आपका सेल डिस्चार्ज हो गया है। इसीलिए हम लोग इसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं, इसलिए नहीं डालते बाहर से। क्यों, क्योंकि तुम वाटर डालोगे, जब ये चार्ज होगा तो ये रिएक्शन उल्टा होगा। अब देखना, अब चार्जिंग का रिएक्शन देखना, एक झटके में खत्म कर देंगे हम। देखेंगे चार्जिंग के वक्त आपको क्या करना है, थोड़ा उल्टा काम करना है। एनोड वाले को जोड़ना है, देखना बच्चों, एनोड वाले को जोड़ना है माइनस से। एनोड वाले को किससे जोड़ना है, माइनस से। एनोड को आपको निगेटिव से जोड़ना है, बैटरी का जो एनोड टर्मिनल है उसको माइनस में प्लग करो, और कैथोड को प्लस में, ऐसा जोड़ दो। बहुत अच्छा है। जोड़ने के बाद आप करिए चार्जिंग। बताओ क्यों, हम बताते हैं। देखो प्लस वाले को माइनस से ही चार्ज किया जाता है, माइनस वाले को प्लस से, चार्जिंग में उल्टा है, ठीक है। तो एनोड को आप किससे जोड़ोगे, एनोड को आप जोड़ दो, ओके। अब सुनेंगे आगे, जब चार्जिंग करेंगे तो ये किसके तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एनोड प्लस होगा और कैथोड माइनस होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक में सेम होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन पूरा नहीं लिखेंगे, हम पलट देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे फिर से एनोड कैथोड रिएक्शन। तो चार्जिंग के वक्त का रिएक्शन डिस्चार्जिंग का उल्टा होता है, ठीक है। सेल रिएक्शन बिकम अपोजिट, सेल रिएक्शन बच्चों अपोजिट हो जाता है, सेल रिएक्शन अपोजिट हो जाता है। देखो रिएक्शन क्या होगा सेल का, सेल रिएक्शन देख लो बस फट से, कुछ नहीं करना, ऐसा पलट दो। तो 2PbSO4 प्लस 2H2O आपस में रिएक्ट करेगा और ऐसा बना देगा वापस से, क्या बना देगा, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 बना देगा। इसीलिए इस बैटरी में एसिड नहीं डाली जाती है, तो एसिड तो अपने आप बन जाएगी करंट देके। तुमको डालना क्या है, बस पानी, डिस्टिल वाटर। ये देखो डिस्टिल वाटर डालोगे वो इससे रिएक्ट करेगा और एसिड बना देगा, बैटरी चार्ज में लगा दो। तो इसलिए एसिड कभी नहीं डालते हैं। अब बहुत समय होते होते पूरी प्लेट खराब हो जाती है तो दूसरा प्लेट लगाते हैं। चलिए समझ में आ गया क्या आपको, आई थिंक आ गया होगा। फिर से हम आपको एक बार फाइनल बता दे रहे हैं। तो निकल कैडमियम सेल अगला स्टोरेज बैटरी है, नेक्स्ट स्टोरेज बैटरी। ये भी आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी। ये भी सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी है बच्चों, ठीक है। स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज सेल, जो भी बोलो। इसमें बच्चों जो इलेक्ट्रोड होता है रिएक्शन के बाद सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से वो चिपके रहता है। जैसा वो मोबाइल में यूज होता होगा तो सॉलिड चाहिए, लिक्विड और गैस बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, अभी तुम देखो एसिड वाले में लिक्विड बन रहा है, PbSO4 लिक्विड है, एक्वस है, पानी में घुलता है। H2SO4 लिक्विड, वो तो हम मोबाइल में डाल तो जेब में गिर जाएगा एसिड में, बराबर है कि नहीं। तो हम लोग को सॉलिड चाहिए, यानी रिएक्शन के बाद उसमें सॉलिड बने, जिसमें सब सॉलिड है। देखेंगे आप ध्यान से, इसमें देखिए एनोड बच्चों मेटल यूज किया गया, बिल्कुल लीड स्टोरेज के कॉन्सेप्ट पर है, देखना मजा आएगा तुमको। देखो इसमें एनोड आपका कैडमियम है, देखो वहां पर Pb था, यहाँ Cd है, देखना मिलाना एकदम मजा आएगा। कैथोड देखो वहां पर Pb ऑक्साइड था, इन्होंने निकल ऑक्साइड दिया NiO2, सब सॉलिड होता। और इलेक्ट्रोलाइट बच्चों पेस्ट ले लेते हैं KOH का, देखो यहाँ बेस है, अंतर मिलाना, वहां एसिड था यहाँ बेस है। और यहाँ पर देखो कैडमियम निकल ऑक्साइड, वहां पर था Pb PbO2, देखना बच्चों मजा आएगा, एक बार में याद हो जाएगा। और H2SO4 यही था, ओके। अब रिएक्शन पे ध्यान देंगे।
तो वहां पर जब एसिड था, इधर ध्यान दो रे, एसिड था H2SO4, तो तुमको हम ये वाला रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं इधर, पीबी वाला, PbSO4 -2 से रिएक्ट करता था और बनाता था PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे। PbO2 भी SO4 -2 से रिएक्ट करता था, साथ में 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। इतना फास्ट तुम्हारा है क्या दिमाग? PbSO4 प्लस H2O 2 बार। अब इससे हम लोग मिलाते हैं, देखना अब रिएक्शन देखना एनोड पे, दिल से देखना बच्चों। एनोड पे देखो, Pb की जगह कैडमियम लिखोगे, एसिड से रिएक्ट किया तो यहाँ बेस से करेगा, बेस मतलब OH-2 सॉरी OH-1 2 बार ले लो, और ये बना देगा जैसे यहाँ पर PbSO4 बना था, यहाँ पर बना लेगा कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। बोलो आ गया समझ में? देख लो मिला लो, देख लो मिला लो, PbSO4 दिखा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड कैडमियम, बोलो आया नहीं आया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी एकदम एक जैसा है कि नहीं? हाँ ऐसे याद रखेंगे। अब इसको एक बार और देखना तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें देखो PbO2 था, इसमें है NiO2, और ये रिएक्ट किया था SO4 और H प्लस, तो ये भी रिएक्ट करेगा आपका H2O से, और रिएक्ट करने के बाद देखो, तो फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं, निकल कैडमियम सेल वाला एक बार, बढ़िया सवाल है ये, मतलब बढ़िया है, और आपको हम क्या बताया, जैसा वो सेल है वैसा ही है। देखो मिलाते हैं, देखो इसमें कैडमियम था, इसमें लीड है, ओके, एक मेटल मेटल, इसमें निकल ऑक्साइड था, मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पर निकल का 4 ऑक्सीडेशन नंबर था। देखो कितना सिमिलरिटी है, मेरे को तो बहुत मजा आता है। देखो, और यहाँ पर भी लीड का 4 एकदम सेम डिट्टो, दिख रहा है? ओके, यहाँ पर एसिड था और यहाँ पर बेस है, ये फर्क है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कैडमियम बेस से रिएक्ट किया, यहाँ भी किया था लीड SO4 से, दिख रहा है यहाँ, जैसे ये OH से किया SO4 से, ये इससे जब रिएक्ट किया तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यहाँ पे देखो Pb हाइड्रोक्साइड बना था, यहाँ भी देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुआ ना, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे एनोड पे हो रहा, तो चार्ज तुमको पता ही है माइनस होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है अभी डिस्चार्जिंग चल रहा है, फिर चार्जिंग में उल्टा करेंगे, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। देखो सेम ये रिएक्शन मिला, एकदम सेम दिख रहा है। अब ये मत मिलाने लग रहा है कि यहाँ सल्फर नहीं है, ऐसे तो तुम इतना भी तो केमिस्ट्री बेवकूफ नहीं हो ना। अब आ जाओ इधर, NiO2 अब वाटर से रिएक्ट किया, ठीक है, कोई बोला यहाँ वाटर नहीं है, बोले ये दोनों को मिला के देखो वैसी है ये भी, तो वाटर से रिएक्ट किया, इधर इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाँ ध्यान से सुनेंगे, एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन लेंगे और छूट गया लगता है। अब देखो NiO2 +2 H2O, अब यहाँ पर देखो निकल का 4 ऑक्सीडेशन नंबर है, 4 से 3 हो गया तो रिडक्शन हुआ ना। अब यहाँ 2 माइनस आया, देखो इधर माइनस चार्ज है, इस पूरे में -2 है, इधर नहीं है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन छूटा है, इसका मतलब मेरा समझ गया होगा। इलेक्ट्रॉन छूटा तो कैसे पता चलता है? इधर का चार्ज और इधर का चार्ज इक्वल होना चाहिए, देखो इधर 0 इधर 2 माइनस, पूरा कितना है 2 माइनस, इधर कितना है 0, तो ये 2 माइनस है ना, बराबर हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर देखना, यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 2 माइनस, इधर भी 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, 2OH भी कट जाएगा, और आपको ओवरऑल रिएक्शन ऐसा मिलेगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन मिलेगा बच्चों। कैडमियम जो कि एक सॉलिड है, और रिएक्ट कर रहा NiO2 से जो कि सॉलिड है, देखो सब सॉलिड है यहाँ पे, +2 H2O, ये वाटर है, ये रिएक्ट करके बना रहा है कैडमियम हाइड्रोक्साइड 2 का, और निकल हाइड्रोक्साइड 3, ये देखो ये सब सॉलिड है बच्चों, सब सॉलिड है, याद रखो इसके सारे प्रोडक्ट सॉलिड होते हैं, तो यहां लिख सकते हो दे हैव सॉलिड प्रोडक्ट्स, सो दे रिमेन्स स्टिक, चिपका हुआ, स्टिक टू द इलेक्ट्रोड, यानी वो रॉड पे चिपके रहेंगे, and get easily converted और आसानी से बदल जाएंगे ड्यूरिंग डिस्चार्ज के बाद, क्या आता है रिचार्ज, ड्यूरिंग रिचार्जिंग, यानी इसका रिचार्जिंग आसान है। फिर से देखो, जैसे ये रॉड है नोड का थोड़ा, इस पे चिपके रहेंगे, तो जब करंट दिया, देखो जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये इसमें बदल गया, सॉलिड है अभी भी चिपका है,
जब हम उसको करंट दिए तो इसी में बदल गया, समझ में आया ना। जैसे ये पेन है, जब हम इसको करंट दिए तो इसी का केमिकल अपने आप कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर जब हम इससे करंट लिए, समझ में आ गया ना, तो ऐसा बदल रहा है, अपने आप बदल रहा है, कहीं जा नहीं रहा भूल के, इधर भूल के जा रहा है ना बह रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो इससे फायदा होगा, जल्दी से चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो जाएगा। चलिए, तो ये निकल कैडमियम सेल है। ये जो आप रिएक्शन पढ़ते हो वो डिस्चार्जिंग का होता है। क्या होता है बच्चों? डिस्चार्जिंग। आपको बोले चार्जिंग का बताओ तो बहुत आसान है, आपको बता दिए। इस रिएक्शन को क्या कर लेना, पलट लेना, तो डिस्चार्जिंग का हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल सेल है, आखिरी सेल है, अपने को पढ़ना है। तो ये यूनिक है, ये आपको केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर हम लोग जलाएंगे फ्यूल को। फ्यूल समझता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन, मीथेन, बहुत सारी चीजें जो जला के आपको एनर्जी मिलती है वो जलाना है। और ऐसी चीजें जलाना है जिससे पोल्यूशन नहीं हो, ठीक है। तो उनको जलाएंगे, और जलाने से क्या होगा बच्चों, आपको डायरेक्ट इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, देखो द सेल, देखो ये सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी नहीं है। ऐसा मत बोलना कि प्राइमरी है, चार्ज नहीं होता। भाई यार, चार्ज का कोई बात ही नहीं है। यहाँ क्या हो रही है, आग जलाइए और करंट बनेगा। वाह, आग जलाने मतलब आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन डालना है और वहां से पानी भी निकलेगा और करंट भी बनेगा। फ्यूल समझता है ईंधन, जलाना है आपको। तो क्या बोल रहा है, द सेल इन विच, ऐसा सेल इन विच आर डिजाइंड, ऐसा बनाया गया है टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम कंबसन। यानी देखो कंबसन का नाम दिया है ना, जलना, जलने से जो एनर्जी आएगा, जलने से कौन सा एनर्जी आता है, हीट एनर्जी। किसको जलाना है, और फ्यूल को आप जलाओगे, जैसे हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन को जलाओ तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगा, यानी हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंबसन करा के इलेक्ट्रिसिटी बना देना। इसलिए इसका नाम फ्यूल सेल रखें। जनरली हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल यूज करते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोड पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी जो रॉड लगे हैं इसमें छेद होते हैं, छोटे छोटे इसमें छेद होते हैं। छेद क्यों होते हैं, ताकि यहां से गैस इसमें जा सके। मटके में जैसे छेद होता है, पानी रिसता है, उसी को पोर्स बोलते हैं। तो पूरा कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लैटिनम, सिल्वर, लीड, मेटल कैटलिस्ट के तौर पर मिलाया जाता है। जब ये रॉड बनाया जाता होगा, ये जो पूरा से रॉड बनाते होंगे ना, तो इसमें ऐसा थोड़ा सा हम लोग, देखो यहाँ लिखा है, पूरा कार्बन इलेक्ट्रोड जब लगाते होंगे तो उसमें हम लोग प्लैटिनम, लीड और सिल्वर को मिलाते होंगे कैटलिस्ट के तौर पे, समझा, मिक्स करके बनाते होंगे कंपनी वाले, इसी के लिए स्पेशल। अब सवाल है, इसमें एनोड भी वही है, कैथोड भी है। ये देखो दोनों रॉड ऐसा, और कार्बन है तो रिएक्ट नहीं करेगा, याद है ना, क्या बताया था हम, कार्बन रॉड रिएक्ट नहीं करता है, ओके। और इन लोगों को डाला है, तो ये लोग कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो ऐसे भी रिएक्शन नहीं करता है। अब क्या करना है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को यहां से डालना है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इसमें जाएगा बबल्स बन के, छेद से निकल के, और यहां पर एक बीच के कंटेनर में आपको एक्वस KOH डाल देना। एक्वस KOH इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखो हम इलेक्ट्रोलाइट यहां लिखना भूल गए, यहां लिख दे रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है बच्चों, एक्वस KOH, यानी KOH लेना आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस बबल्ड थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड इनटू KOH सॉल्यूशन। वो पोरस इलेक्ट्रोड से दोनों गैस आएगा KOH में। आने के बाद क्या होगा, सबको पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हाइड्रोजन गैस होगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि देखो यहां पर 0 चार्ज है और ये वाटर बन रहा है तो +1 हुआ, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन 0 से -2। फिर से देखो, हाइड्रोजन बनता है H2 से, तो 0 से +1 तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन 0 से बनेगा -2, तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा और इसका होगा रिडक्शन, समझा क्या, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। ध्यान से देखेंगे, तो हाइड्रोजन गैस जब 2 OH से रिएक्ट किया, देखो बच्चों, हाइड्रोजन गैस 2 OH बेस से तो करेगा रिएक्ट, तो बना गया 2 वाटर, समझ रहा है, 2 वाटर, देखो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, यहां 2 माइनस चार्ज है, यहां 2 माइनस है, इधर भी 2 को माइनस चाहिए, और यहां बात है। अब देखो ऑक्सीजन है, इसको रिएक्शन कराना है वाटर से, 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस चार्ज इधर, तो इधर भी 4 को माइनस है, देखो 4OH माइनस बन गया। अब ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 कटेगा नहीं, तो इसको कैसे इंटू करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा ना, और 2 से इंटू करने के बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा। ईएमएफ ऑफ सेल यहां लिखा है 1.229। देखिए हम आपको ईएमएफ ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख के देते हैं, बहुत मस्त है ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो जब आप इसको ऐड करोगे बच्चों, देखो आप इधर आते हैं, जब आप ऐड करोगे तो H2 2 बार हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 4 बार OH माइनस हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा 2 दूना 4 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, पहला वाला एनोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 OH माइनस। थोड़ा ध्यान देंगे, इसको जब ऐड करोगे तो ये और ये कट, ये और ये कट। अब देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन मिला
प्लस 2 ऑक्सीजन मिला, और यहाँ 4 वाटर में से 2 वाटर क्या कर दिए माइनस, समझ रहा है ना, 4H2O इधर से 2 माइनस हो गया, तो कितना वाटर बना 2। यानी इस पूरे सेल के अंदर हो क्या रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, देख लो क्या रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बन रहा है, और ये वाटर यहां से निकलेगा वाटर वेपर के फॉर्म में, और इसको ड्रिंकिंग वाटर के रूप में सप्लाई किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स को। पहली बार ये सेल का इस्तेमाल, याद रखना, पहली बार सेल का इस्तेमाल अपोलो स्पेस प्रोग्राम, याद है अपोलो का नाम सुनोगे, पहला सैटेलाइट था, तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल हुआ था, जहां पर ये जो पानी बन रहे थे उस पानी को ड्रिंकिंग वाटर में मिला करके पीने के पानी के सप्लाई किया गया एस्ट्रोनॉट्स को। समझ में आ गया होगा, बढ़िया लगा होगा, खूबसूरत। चलिए जल्दी से ड्रॉप लीजिए, इसका हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बस इसका फाइनल टच कर लेते हैं हम लोग, खत्म। देखिए क्या है, तो ये सेल जो होता है, दिस सेल हैज बीन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, मतलब ये ऑलरेडी अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हो चुका है, अभी भले हो नहीं रहा है लेकिन पहले होता था बहुत यूज, ठीक है। अभी इससे एडवांस आ गए तो इसको बंद कर दिया इन्होंने। इसका एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या है, तो पहला फायदा है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी फ्यूल के एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बना रहा है, और ये बहुत इफिशियंट है। इफिशियंट समझता है फायदेमंद, फायदा, फायदा किस मामले में कि आपको आग जला रहे हो और उससे करंट बन रहा है। जैसे अगर आप कोयला जला के बिजली बनाओगे तो 4% इफिशियंसी है, मतलब आप जितना इनपुट करोगे उसका 4% एनर्जी का आउटपुट में बनता है, बहुत सारा वेस्ट होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका इफिशियंसी 60 से 70% होता है, याद रखना। इसका इफिशियंसी 60 to 70% इफिशियंसी है। इफिशियंसी यानी क्या होता है, आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, कितना तुमको आउटपुट मिला और तुम कितना इनपुट दिए थे। तो जो 100% इनपुट दोगे तो 60 से 70% एनर्जी मिल जाएगा तुमको वापस, ये भी बड़ी बात है। 100% कभी कोई देता नहीं आउटपुट, याद रखना, क्योंकि जब वो कन्वर्ट करता है तो कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगा ही होगा, हीट में, लाइट में, स्पार्क में वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, सबसे कम वेस्टेज हो रहा है। अगला देखो, एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली बाय रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्यूल, थोड़ा समझना, यहाँ पर कुछ भी खर्च नहीं हो रहा, हेलो हेलो, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा रहा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस आ रहा, ये रॉड का खर्चा है ही नहीं, ये एसिड बेस का खर्चा है नहीं, वो बस रिएक्शन करा रहा है और पानी बनकर निकल रहा है। लेकिन इसके पहले तुम जितने सेल बने उसमें देखो, जिंक रॉड खर्चा होता था, कैडमियम रॉड खर्चा होता था, धीरे धीरे वो खराब हो जाते हैं केमिकल, साल भर बाद 2 साल बाद खराब। ये बिल्कुल आपके चूल्हे जैसा है, चूल्हा बना के रख लो, चालू करो, गैस का पाइप लगाओ, गैस चालू, चूल्हा का कुछ खर्च होता नहीं है, राइट, वैसा ही कुछ है ये। तो इसमें क्या है, एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, लगातार एनर्जी बना सकते हो अगर तुम सप्लाई रखे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। तो अगला, डू नॉट कॉज पोल्यूशन, तो दिख ही रहा है कोई पोल्यूशन नहीं है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस डाले वाटर निकल रहा है तो कोई पोल्यूशन ही नहीं है। अब देखो डिफिकल्ट है, आपने देखा ऊपर से रॉकेट जाता है तो व्हाइट पट्टी बनता है, देखो ना धुएं का, वो व्हाइट धुआं क्या होता है, पानी का भाप होता है, वाटर वेपर, देखो यहां से भी निकलता है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या होता है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, वेपर उड़ जाएगा, पानी का भाप बन के उड़ जाता है। अगला डिफिकल्टी देखो, पहला तो महंगा है, देखो इसमें सोना चांदी लग रहा है, चांदी लगा, प्लेटिनम, ये सब तो महंगा हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो, जब ये स्पेस में आप ले जा रहे हो तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो गैस आप रखे हो जमा करके जलाने के लिए वो जम जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ तो, समझ में आ रहा है। ऊपर अंतरिक्ष में -100 -150 टेम्परेचर है, तो वहां पर बहुत लो टेम्परेचर पर फ्यूल को स्टोर करके रख पाना मुश्किल हो जाता है। देखो स्टोरेज ऑफ गैसियस फ्यूल डिफिकल्ट नहीं है, एट लो टेम्परेचर डिफिकल्ट है स्टोर करना, नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब दबा दबा के सिलेंडर में भर दो, ठीक है। तो बस इतना आप लोग का फ्यूल सेल खत्म होता है। अब एक टॉपिक बचा है बच्चों, कल हम लोग खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को, दैट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। डोंट मिस दैट लेक्चर बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड एंड आइदर स्टेट बोर्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप बोर्ड बैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, में कोई डाउट है। चलो बच्चों, तो हम लोग का टॉपिक है कोरोजन। देखिए कोरोजन नाम का टॉपिक आप बचपन से हजारों बार सुने होंगे, बट आप आखिरी बार सुन रहे हो और बहुत डिटेल में यहाँ समझाया जाएगा। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज तो आपको ये लगेगी सुन करके कि कोरोजन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मतलब आप अभी तक कभी सोचे होंगे कि कोरोजन जहां होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, अपन तो सोचे ही नहीं यार, अपन तो सोचते थे यार लोहा बस खराब हो रहा है, कोरोजन मतलब रस्टिंग जनरली जानते होंगे। बट आप आज सुनोगे कि जहां कोरोजन होता है वहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, यानी वहां एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। क्या बात है, तो बहुत आश्चर्यजनक बात आपको पता चलेगी। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बेसिक चीजों को समझते हैं, व्हाट इज कोरोजन। तो आप बचपन से डेफिनेशन सुने होंगे कोरोजन क्या है, तो बोलते हैं कि एक कोई भी मेटल जो होता है उसके सरफेस पर एक नया कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। जैसे लोहा है,
जनरली कोरोजन में एग्जांपल आयरन का देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन बहुत सारे मेटल में होता है, लगभग सारे मेटल में कोरोजन होता है। सिल्वर में भी होता है, आपका ब्लैक कलर का लेयर आता है, कॉपर में ग्रीन कलर का लेयर आता है, आपको पता होगा। बट वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट ओनली आयरन, मेन मोटिव आयरन का है, बाकी का नहीं है। बट जनरल डिस्कशन जैसा इसमें हो रहा है वैसा ही बाकी मेटल्स में भी होता होगा, ठीक है, याद रखना। तो अब हम लोग आ जाते हैं कोरोजन पे। व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल के सरफेस के ऊपर एक नया कंपाउंड बन जाता है जब वो एयर, मॉइस्चर या किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करता है, ठीक है। जब आप मेटल को ऐसे खुला रखते हो, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हो, तो वो आप आसपास के जो भी कंपाउंड जिससे वो रिएक्ट कर सकता था, वो अगर प्रेजेंट मिल गया तो वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और रिएक्ट करके बच्चों होता है कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या है? द process of formation of new compound, the process of formation of new compound on the surface of metal, the process of formation of new compound on the surface of metal when it react with ध्यान सुनेंगे, when it react with, जब ये रिएक्ट करेगा एयर, मॉइस्चर और अदर रिएजेंट, इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन इन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन में जब कोरोजन होता है तो रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आयरन क्या करता है? आयरन रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट विथ एयर मतलब ऑक्सीजन, एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं बच्चों। रस्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहीं कहीं छोटे छोटे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। Fe2O3.XH2O। X क्यों पता नहीं कितना वाटर है इसलिए X है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, आयरन ऑक्साइड। आयरन में भी फेरिक ऑक्साइड, देखना फेरिक सुने होगे। फेरस मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, फेरिक में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, उसी को रस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट में, ये हो गया होगा आपका नोट। तो नेक्स्ट लिखना है बच्चों कि रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। क्या बोला हमने? ध्यान सुनेंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि रस्टिंग क्या है, तो रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग, देखिए रस्टिंग इज ए, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रस्टिंग। देखो अगर आपके पेपर में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग आए या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन आए, दोनों में यही लिखना है आपको, ठीक है। कोरोजन का है तो भी यही लिखना है और रस्टिंग का है तो भी यही लिखना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है दूसरे शब्दों में? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से रस्टिंग का थ्योरी बताया गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से बच्चों रस्टिंग का थ्योरी बताया गया। क्या बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो सबसे पहली बात कि रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल लिखे तो हमने आपको ट्रिक सिखाया था, उल्टा सोचो। इलेक्ट्रोकेमिकल का नाम को उल्टा सोचना है। मतलब यहां पर दैट इज इसका मतलब वहां पर केमिकल एनर्जी is converting into इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, केमिकल खराब हो रहा है, आयरन खराब हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है हल्का सा। कितना हो रहा है हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। इसका ये मतलब है दैट इज ए स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ए स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आप गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। A small electrochemical cell या galvanic cell is set up on the surface of iron, ठीक है। आयरन के सरफेस पे बच्चों छोटा सा गैल्वेनिक सेल, छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो यहां पर जो एनोड होता है वो आपका मेटल खुद काम करेगा एनोड की तरह, यानी आयरन। याद रखना एनोड का निर्माण वही करेगा जिसका कोरोजन हो रहा है। तो जिस मेटल का कोरोजन होता है वो एनोड बनता है, जिस मेटल का कोरोजन होता है वो मेटल एनोड बनता है, एकदम पक्का है। अगर वो कैथोड बना तो कोरोजन नहीं होगा, अगर वो कैथोड बना तो कोरोजन नहीं होगा, एनोड ही बनना पड़ेगा। तो एनोड हो गया बच्चों आयरन, ये बात क्लियर हो गया, हमने यहां लिख दिया है। अगर मान लो कोरोजन सिल्वर का हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, जिसका भी कोरोजन होगा पक्का एनोड बनेगा। हम आपको बार बोल रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं आयरन के लिए, बट द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी मेटल हु अंडरगो द कोरोजन, राइट। याद रखना इस बात को, जिसका भी कोरोजन होगा यही ऐसा ही कांड उसके साथ भी बीतेगा। जैसे कोरोना में 1 मरा 10 मरा, सब एक ही जैसे हो रहा है वैसे। चलिए अब आते हैं कैथोड की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर कैथोड कौन है, यहाँ पे कैथोड कौन है ये बात समझते हैं। तो यहाँ पर कैथोड की तरफ बिहेव करता है बच्चों ऑक्सीजन गैस। कौन बिहेव करता है, ऑक्सीजन गैस बिहेव करता है कैथोड की तरफ, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन बिहेव करता है, तो एसिडिक रेन, जो बारिश का पानी है उसमें एसिड घुला रहता है हल्का सा, वो एसिड रेन जो है वो आपका, यहाँ पर देखो पानी का बूंद बना हुआ है, ये हम आपको डायग्राम बाद में समझाएंगे। पानी का बूंद बना हुआ है, ये ऐसे जो गोला बना है ना वाटर ड्रॉप है, यहाँ पे लिखा हुआ था मिट गया, ये वाटर का फिल्म है या वाटर का ड्रॉप है। इस पानी के अंदर एसिड है, एसिड रेन। अगर मान लो डिस्टिल वाटर गिर गया तो कोरोजन नहीं होगा, डिस्टिल वाटर में लोहा डुबा दो कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें पानी का बूंद, पानी में एसिड है, तो देखो एनोड आयरन है तो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, एनोड आयरन है तो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा वो देखो, Fe जो है वो सॉलिड है, ये देखो यहाँ पर सॉलिड था, यहां से 2 मॉलिक्यूल Fe का, 2 क्यों बाद में बताएंगे बैलेंसिंग के लिए, 2 मॉलिक्यूल Fe का Fe+2 बन जाएगा। और सबको पता है कि आयन बनने के बाद वो पानी में घुल जाता है, सबको पता है ना, कोई भी आयन कहां घुलता है, पानी में। तो वो देखो यहां से टूट के पानी में आ गया, घुल गया वो आयन बन के Fe+2, और यहां से बच्चों 1 में से 2 तो 2 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ध्यान सुनेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है लोहा, लोहा इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के दूसरे साइड तक जाएगा जहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है उसको। फिर से समझो, मान लो ये लोहा की परत है इतना बड़ा, तो यहां पर एसिड वाला पानी गिरा, समझ में आ रहा है? कोई तो जरूरी नहीं है कि पूरे लोहे पे पानी गिर जाए। मान लो आप इस किनारे पे पानी डाले लोहे में, हाँ, तो जब यहाँ पे पानी डाले तो जहां पर तुम पानी डालोगे वहां का आयरन Fe+2 बन के पानी में घुल जाएगा, एसिड वाला वाटर हुआ तो, और वहां से इलेक्ट्रॉन चल के दूसरे जगह जाएगा लोहे में अंदर अंदर चल के जहां पर हवा मिल रहा है उसको, समझा? क्योंकि पानी में मान लो ऑक्सीजन नहीं है या कम है तो वो दूसरे जगह जाएगा जहां पे उसको क्या मिल रही हो, एयर मिल रही हो। समझ में आ गया? क्योंकि अगला रिडक्शन होने वाला है ऑक्सीजन का। यहां हम लोग लिख लेते हैं, यहां हम लोग इस बात को लिख लेते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन move to the other place and reduces oxygen gas in the presence of H plus,
इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H प्लस के प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में उसको रिड्यूस करेगा। फिर से सोचो, अगर आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता तो वो जाकर के आयरन ऑक्सीजन को खराब नहीं करता। यानी कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन तो है ही, पानी भी जिम्मेदार है। मान लो इसमें पानी नहीं गिरता तो आयरन Fe+2 बन के घुलता नहीं ना, और जब तक वो पानी में घुलता नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। समझ में आया? यानी सिर्फ सूखे हवा में, देखो एक एक चीज क्लियर करते जाना, सूखा एयर समझता है ड्राई एयर, जैसे गर्मी का दिन है, ड्राई एयर में तुम लोहा रख दो, कोरोजन नहीं होगा। बोला क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है तो आयरन+2 नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? जब तक Fe+2 नहीं बनेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन चल के यहां नहीं जाएगा तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जाके ही ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। ठीक है, यहां लिखा है देखो, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द अदर प्लेस एंड रिड्यूस ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंस ऑफ H+ कहां से है भाई? एसिड रेन है, एसिड रेन है, बारिश में अम्ल गिर रहा है, तुमको भी पता है, वो एसिड रेन की वजह से आपका कोरोजन हो रहा है। अगर एसिड रेन कम हो जाए तो कोरोजन कम हो जाए, देख लो आप। तो क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि क्या एसिड रेन कोरोजन के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल। चलिए तो यहां पर आ जाइए, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है O2, ध्यान दीजिए, O2 रिएक्ट करेगा H+ के प्रेजेंस में और 4 इलेक्ट्रॉन भी उसको गया है, तो 4 को H+ लो, देखो 4+, 4-, टोटल चार्ज 0। तो तुम बताओ क्या बनेगा? 2 बार वाटर बनेगा, कोई भी बता देगा। देखो 4H 2O, तो क्या बनेगा? 2 बार वाटर बनेगा। अच्छा, इसका E कितना होता है आप तो जानते हो, हम लिख रहे हैं क्योंकि EMF ऑफ सेल निकालना है ना तुमको। E0 आयरन का कैसे लिखते हो? याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? कैसे लिखेंगे? Fe+2 Fe+2 Fe, कैसे लिखेंगे बच्चों? कैसे लिखेंगे बताइए? E के नीचे सिंबल कैसा बनाते हैं? Fe+2/Fe, रिडक्शन, रिडक्शन बनाते हैं बच्चों, रिडक्शन। और ये -0.44 वोल्ट है, याद होगा ये कितना है? -0.44 वोल्ट। बिल्कुल हम सेल बना रहे हैं, समझो, एनोड रिएक्शन लिखे, अब कैथोड लिख रहे हैं। तो यहां पर भी E0 होता है, यहां पर भी रिडक्शन लिखिएगा, तो कैसे लिखेंगे? H+/H2O, H+ नहीं सॉरी O2 बदल रहा है ना। रिडक्शन किसका हो रहा? O2 का, 0 से -2। रिडक्शन किसका हो रहा? O2 का, H का नहीं हो रहा, देखो H+1+1 ही है। तो ये बनेगा बच्चों 1.23 वोल्ट, याद होगा आपको, ये याद होगा, मिला आपको। वाटर, ऑक्सीजन से वाटर रिड्यूस होगा तो 1.23 वोल्ट। अब आ जाइए ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, पूरे सेल का रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपको? रिडक्शन हो रहा है, देख लेंगे ध्यान से, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ H+ या acid which comes through acid rain, जो एसिड रेन से आया है। ठीक है, कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से बना है बच्चों। कार्बोनिक एसिड जानते होगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बना लेता है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म when carbon dioxide dissolve in water, it form when carbon dioxide dissolve in water। ये तब बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड किसमें डिसॉल्व हो जाए बच्चों? वाटर में। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा इन द प्रेजेंस ऑफ H+, which comes कौन comes? H+, which comes through the acid rain, carbonic acid, it form when CO2 dissolve in water। कार्बोनिक एसिड कहां से आया? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पक्का है, अब बारिश के पानी गिरेगी तो दोनों रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और उसी एसिड का H+ आपको लोहा मिल रहा है और वो करा रहा है इसका रिडक्शन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन बच्चों ध्यान देंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसा होगा? सभी लोग ध्यान दें बहुत ध्यान से। तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पहला रिएक्शन मिटा दिए, यहाँ लिख के दिखा रहे हैं आपके लिए। देखो 2Fe+2Fe
टूट के बन रहा था Fe+2 दो बार और 4 बार इलेक्ट्रॉन। अब तो आपको समझ गया होगा कि हमने दो इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, दो Fe+2 क्यों लिया, ताकि दोनों का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इक्वल रहे और कट जाए। देखो ये रिएक्टेंट में और ये प्रोडक्ट में कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आएगा, ध्यान देंगे 2Fe प्लस O2 प्लस, दिख रहा है रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट पे ध्यान दो, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4H प्लस गिव्स 2H2O और प्लस Fe+2, 2Fe+2 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन हो गया। और आपको E ऑफ सेल भी निकाल लो, E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल सबको पता है कैसे निकलता है, E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड, कैथोड कौन है तुम्हारा, ये है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो बच्चों कैथोड होता है, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड है ये वाला O2/H2O, और एनोड है आपका E नॉट ऑफ Fe+2/Fe। यार 1.23 minus of 0.44, this will be total 1.67 वोल्ट। तो दो, थोड़ा समझेंगे, दो मोल आयरन को तोड़ने में, यहां समझो, 2 मोल आयरन, 2 गो आयरन का मॉलिक्यूल, बस 2 गो एटम, देखिए। तो आपका स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा बच्चों। दिस इज स्टेप 1 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का पहला स्टेप है कि आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा स्टेप समझ में आ गया होगा कि वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो चल के दूसरी जगह गया और वो ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, दिस इज द सेकंड स्टेप। और इन दोनों को ऐड कर दिए तो एक सेल का निर्माण हो रहा है, ये भी पक्का हो गया। यानी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आप थोड़ी देर बाद ये सीखने वाले हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है आयरन के सरफेस के ऊपर, ये सीख लिया तुमने। सेल बनता है, कितना वोल्टेज बनता है, 1.67। एक बच्चा पूछ रहा था सर कितना वोल्टेज बनता है, उसको भी जवाब मिल गया होगा, 1.67 वोल्ट बनता है 2 एटम आयरन के टूटने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। बट कोई बोला सर अभी तो रस्ट नहीं बना है, क्यों नहीं बना है रस्ट, बिकॉज हमने आपको रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.xH2O। सर ये तो बना ही नहीं है, Fe+2 बना है, राइट। तो थर्ड स्टेप अभी बाकी है। तो अब क्या होगा, ये जो आयरन +2 घुल के आया है पानी में, ये फिर से पानी है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन भी होता है, या हवा में भी तो ऑक्सीजन है, तो वो वाटर और ऑक्सीजन से फिर से रिएक्ट करेगा और इस स्टेप का नाम रखा गया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अब सवाल आया सर क्यों रिएक्ट किया, पहले तो एक बार रिएक्ट कर ही लिया था, कोई भी चीज 2 बार क्यों रिएक्ट करेगा। तो बहुत सीधा जवाब बच्चों, इसको ध्यान रखना, बहुत बढ़िया सवाल है कि आयरन क्यों रिएक्ट किया। तो आपको बार बार केमिस्ट्री में एक चीज सिखाया जाता है, कोई भी चीज रिएक्ट करता है स्टेबिलिटी के लिए। तो आयरन एटम है, स्टेबल नहीं होगा, सबको पता है एटम स्टेबल नहीं होता है, वो नोबेल गैस बनने के लिए रिएक्ट करता है। तो आयरन +2 बन गया। बट आपको पता होना चाहिए कि +2 से ज्यादा +3 स्टेबल होता है। +2 से ज्यादा कौन स्टेबल होता है, आयरन का वैलेंसी +3, इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरस और इसको बोलते हैं फेरिक। यानी फेरस से ज्यादा फेरिक स्टेबल होता है, इसीलिए आयरन +2 फिर से वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। फिर से समझ लो, हम फिर बता दे रहे हैं कि सर एक बार रिएक्शन कर गया, कोई भी चीज 2 बार जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, बिल्कुल बराबर बोला तुमने, नहीं करता है। बट आयरन करता है, बिकॉज आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं और 2 में से 2 और 3 है। 2 और 3 में ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 वाला, इसीलिए 2 वाला कोशिश करता है कि 3 बन जाए, ठीक है। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो अब अगला स्टेप होगा बच्चों एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन, इसका मतलब तो क्या होगा, जो Fe+2 डिसॉल्व है वाटर में, Fe+2 आयन डिसॉल्व इन वाटर react further with, फिर से रिएक्ट किया उसने, react further with oxygen and water to form फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड। ध्यान देंगे सभी लोग। तो Fe+2 है 2 Fe+2, ये जाकर के वाटर से रिएक्ट किया और हाफ O2 से रिएक्ट किया, यानी एक ऑक्सीजन लगेगा यहां से, यहाँ 2, और ये बना दिया बच्चों Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड
और प्लस 4H+ बाहर निकल गया। देखो इधर भी 4 प्लस है, इधर भी 4 प्लस, बैलेंस हो गया ना, देख लो 2 2 जा 4, 4 प्लस चार्ज इधर, 4 प्लस चार्ज इधर, नाउ इट्स बैलेंस। और ये जो Fe+3 है, जो फेरिक ऑक्साइड है बच्चों, इसी को रस्ट बोलते हैं, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं। अगर इसको हम हाइड्रेटेड कर देंगे, पानी में डाल, पानी इसको मिल गया 10 फेरिक ऑक्साइड गेट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड यानी पानी ऐड करना। हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, वाटर, ऑलरेडी वो वाटर में घुला हुआ है तो वाटर ऐड तो हो ही जाएगा। गेट हाइड्रेटेड टू फॉर्म रस्ट, और ये रस्ट बना देगा Fe2O3.XH2O। चलिए अब हम लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं, जैसा कि हमने बोला था लास्ट में समझाएंगे। देखिए ये बड़ा सा जो टुकड़ा है ये आयरन का है। ये डायग्राम को बहुत जूम करके बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि लोहे के ऊपर इतना बड़ा पानी का बूंद कहां से आ गया, तो भाई ये डायग्राम बहुत जूम है। एक पतली सी परत भी अगर लोहे के ऊपर जमेगी तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं। आप लोहे के ऊपर पानी गिरा के देखो, इतना बड़ा बबल्स तो बनेगा ना, तो वही बबल का फोटो है, ठीक है, थोड़ा फील हो रहा है। तो ये बबल इसके ऊपर गिरा, हमने डॉटेड पानी का फीलिंग देने की कोशिश की है। यहाँ का आयरन का एटम टूटा तो यहाँ गड्ढा पड़ेगा, बिकॉज वहां का आयरन गायब होगा, रस्ट बन जाएगा। रस्ट लोहे पर चिपकता नहीं है, झड़ जाता है नीचे, देखे होगे। रस्ट लोहे पर चिपकता नहीं है, अपने आप वो झड़ जाता है, वैसे ये भी झड़ जाएगा, गिर जाएगा नीचे और यहाँ पर गड्ढा पड़ जाएगा, फिर दूसरा लोहा खराब होगा, पहला परत गायब, फिर दूसरा गायब, ऐसे चलता है। तो यहाँ का सबसे पहले आयरन ऑक्सीडाइज होकर Fe+2 बना, जो कि यहाँ लिखा भी है और यहाँ दिखाया भी है डायग्राम में। और यहाँ से 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बह के गया दूसरे जगह पे, पानी है उसके साइड में, इधर लेफ्ट राइट कहीं भी, और वहां पे ऑक्सीजन मिला इसको। जहां पे गया वहां पे क्या मिला, इस 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। ऑक्सीजन को क्या रिड्यूस कर दिया बच्चों, ऑक्सीजन को कर दिया रिड्यूस, और रिड्यूस करके क्या बना देता है बच्चों, वाटर। ये देखो बना है वाटर, ऑक्सीजन को रिड्यूस होकर क्या बना है बच्चों, वाटर बना है, ठीक है। आए क्या समझ में। ये 4 इलेक्ट्रॉन गया, अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ जो लिखे यहाँ लिख दो, 4 इलेक्ट्रॉन गया और ये ऑक्सीजन और H+, जितना यहाँ पे लिख रहा है उसको डायग्राम में दिखा दो, बस कर सकते ना इतना। देखो ये डायग्राम में है, रिएक्शन बिल्कुल है, देखो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ दिखाया हमने, 2 एटम लिए तो 4 आएगा, तुम 2 ले सकते हैं यहाँ भी, बैलेंसिंग के लिए अच्छा रहता है 4 4 इलेक्ट्रॉन से। और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया दूसरे साइड पे, यहाँ भेजो, और वो जाके किससे रिएक्ट किया है, देखो ऑक्सीजन प्लस 4H+, दिख रहा है, ये देखो ऑक्सीजन प्लस 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन गया, और यहाँ एरो मार दो, ये बन गया, क्या बन गया, वाटर। देखो वाटर बन गया, समझ में आ गया ना। ये डायग्राम समझ में आ रहा है, कुछ करना नहीं है, ऐसे ऐसे गोला बनाना है, आयरन बनाना है, और ये सब रिएक्शन उसमें भर देना है, कोई इतना ध्यान नहीं देता। उसके बाद Fe+2 जो यहाँ ये हुआ है, वो एरो हमने मार के बताया, ये जाके इससे रिएक्ट करेगा, वाटर और ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करेगा, और बन जाएगा रस्ट। रस्ट यानी ये वाला, वहीं पे जहां पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा भारी नहीं है। एक लोहा बनाना है, पानी का बूंद बनाना है, और सारे रिएक्शन को इसमें फिट कर देना है। चलिए तो ये है रस्टिंग। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि रस्टिंग को बढ़ाया घटाया कैसे जाता है, मतलब क्या होगा तो लोहा ज्यादा कोरोजन होगा। जैसे हम आपसे पूछ लें कि लोहा प्योर आयरन है मेरे पास और इम्प्योर आयरन है, किस लोहे में ज्यादा कोरोजन होता होगा, चलिए सोच के बताइए। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। कोरोजन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन फैक्टर है जो कोरोजन को बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में। भाई हमको कैसे पता चलेगा, मेरे पास अगर लोहा है, कोरोजन यानी रस्टिंग का मेन बात करेंगे हम लोग। हम रस्टिंग बोले कोरोजन बोले, यहां पर सेम मानना, बिकॉज हमने बोला पढ़ना कोरोजन है बट पढ़ाया रस्टिंग जाएगा, उसका एग्जांपल देखेंगे ध्यान से बच्चों। तो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा कि आपको बहुत ये नॉलेज काम आएगा आपके घर में, आपके डेली लाइफ में, कि आप लोहे को कोरोजन से कैसे बचा सकते हो। कि हम बढ़ाने का तरीका बताएंगे तो घटाने का तुम खुद ही सोच लोगे। तो पहला फैक्टर होता है बच्चों नेचर ऑफ मेटल, यानी मेटल के स्वभाव पर कोरोजन उसका निर्भर है, ठीक है, मेटल के स्वभाव पे। जैसे जैसे इंसान के स्वभाव पर निर्भर है कि कौन झगड़ा करेगा और कौन नहीं करेगा, राइट। जैसे ये लड़का कम झगड़ालू, ये ज्यादा है, तो बात बात पे झगड़ा कर लेगा ये वाला, और ये नहीं करेगा, बराबर है। यहाँ पे झगड़ा ही हो रही है, कोरोजन यानी रिएक्शन, रिएक्शन यानी झगड़ा। तो अब जैसे हम सोडियम मेटल निकालें तो बहुत झगड़ालू है, तुरंत रिएक्शन कर जाता है, जेब से निकालते आग लगा देगा वो, तो बराबर, आग लगा दे पानी में
वो ऐसा वाला काम है उसका, झगड़ा नहीं भी हो रहा तो कर लेगा वो। और जो कम रिएक्टिव मेटल है वो कम झगड़ा करेंगे, नहीं करते। सिल्वर गोल्ड को देखो कितना वैल्यू है इसका, झगड़ा नहीं करता इसलिए, बराबर है। तो नेचर ऑफ मेटल, यानी जिस मेटल का, ध्यान से सुनना, जिस मेटल का ई नॉट जितना कम होगा, चलेगा शॉर्ट में, पेपर में आएगा तो इंग्लिश में लिख लेना, जितना कम होगा उसका कोरोजन उतना फास्ट होगा। कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि कोरोजन के वक्त होता है बच्चों ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए ई नॉट कम चाहिए, याद करो पढ़ाया गया है। क्योंकि कोरोजन में मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, कोरोजन में मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, और ई नॉट अगर लेस रहेगा तो फास्ट ऑक्सीडेशन होगा। ई नॉट अगर लेस रहेगा, मतलब ई नॉट अगर लेस रहेगा तो फास्ट ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। क्या होगा? फास्ट ऑक्सीडेशन होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन से मेटल में रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होगा, रेट ऑफ कोरोजन देखना हमको। मेरे पास आपके पास दो तीन मेटल ले लो, जिंक है, आयरन है, कॉपर है। किसमें ज्यादा कोरोजन होगा? जिंक में, उसके बाद आयरन में, उसके बाद कॉपर में, बिकॉज जिंक का ई नॉट सबसे कम है। याद है आपको ई नॉट ऑफ जिंक कितना होता है बताइए? ई नॉट ऑफ जिंक होता है बच्चों -0.76। वेरी गुड, चलो याद हो गया। और आयरन का भी ई नॉट याद हो गया होगा, ई नॉट ऑफ Fe+2/Fe, ये होता है -0.44। तो आप देखिए ज्यादा कम ये है, निगेटिव में जितना बड़ा रहे उतना कम होता है, तो ये कम है इसलिए इसका जल्दी कोरोजन होगा। क्लियर हो गया? तो पहला नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है कि कोरोजन जल्दी होगा कि धीरे होगा। दूसरा डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर पे, मतलब तुम मेटल को रखे कहां हो। यह हो गया संगति का असर। तो पहला तो तुम खुद जिम्मेदार हो बिगड़ने के लिए, ये देखो जैसे लफंडे हैं वो तो बिगड़ ही जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। दूसरा, मान लो अच्छा बच्चा है लेकिन संगति गलत है, बोलते हैं बार बार, तो देखो यहाँ बिगाड़ेगा। नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके आसपास का माहौल भी बिगाड़ता है, माहौल भी बिगाड़ता है आपको। तो देखिए अगर एटमॉस्फेयर में आपको पोल्यूशन ज्यादा हो, और एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हाई हो, कौन कौन गैस ज्यादा हो? CO2 का, SO2 का, SO3 का, ऐसा पढ़ो तुम, पोल्यूशन से आता है। अगर इनका कंसंट्रेशन हाई हो तो फास्ट कोरोजन होगा। बताओ क्यों? तो बता सकता है क्यों? देखते हैं आपका दिमाग चल रहा है क्या, सोच के बताइए क्यों ज्यादा पोल्यूशन में ज्यादा कोरोजन क्यों होता है? ये जो गैसेस है ना वो एसिड रेन कराते हैं। ये जो गैसेस है ना एसिड रेन, याद करो CO2 दिखाया तभी हमने। और मान लो और CO2 होगा तो ज्यादा एसिड बनेगा, जितना ज्यादा एसिड गिरेगा उतना आपके मेटल को खाएगा। SO2 भी एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरस बनाएगा, ये तो और बड़ा ताकतवर एसिड बनाएगा। तो ये लोग एसिड रेन का निर्माण करते हैं, ये लोग एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। एसिड रेन फॉर्मेशन करते हैं विच बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर एसिडिक वाटर इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखना। कोरोजन के वक्त कौन इलेक्ट्रोलाइट है? एसिडिक वाटर। जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ गया होगा। एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा प्रदूषण रहेगा उतना ज्यादा जल्दी जल्दी कोरोजन होगा। तीसरा फैक्टर है बच्चों रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस। तो अगर आप बात करोगे रेट ऑफ कोरोजन का, रेट समझता है ना, स्पीड, रेट मतलब स्पीड। तो रफ सरफेस है और स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है और स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है और स्मूथ सरफेस है। तो रफ में जल्दी कोरोजन होगा बिकॉज ये मॉइस्चर को पकड़ लेगा, जहां जहां गड्ढा है वहां मॉइस्चर भर जाएगा, जाके नमी भर जाएगा, पानी भर जाएगा, ज्यादा समय तक रुकेगा पानी। स्मूथ है तो पानी गिरेगी और ढल जाएगी, राइट। तो ये क्या करता है? होल्ड वाटर या इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर को होल्ड कर लेगा, ठहरा लेगा, रोक लेगा। और होल्ड करेगा वाटर को तो वाटर तो नुकसान पहुंचाएगा, इसको कोरोजन करेगा। ठीक है, 3 फैक्टर हो गया। चौथा देखते हैं हम लोग,
ध्यान देंगे बच्चों। चौथा देखते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से, चौथा है पॉइंट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा, जैसे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर समझता है सी वाटर को बोलते हैं, और नॉर्मल वाटर आपका जो पानी पीने वाला है, किसमें जल्दी कोरोजन होगा, गेस करो किसमें जल्दी कोरोजन होगा, तो समुद्र के पानी में, बिकॉज वहां पे पहले से इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी लेके जाएगा। समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी आयंस मूव करेंगे, तो ये बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अच्छा, कोरोजन अगर एसिडिक मीडियम है, देखना ध्यान से, अगर मीडियम एसिडिक है मतलब माहौल में एसिड है, और बेसिक मीडियम है, बेसिक यानी अल्कलाइन, बेसिक यानी अल्कलाइन, समझना मेरी बात को, तो नुकसान एसिड रेन से है, बेस रेन तो होता भी नहीं है, बेस रेन तो होता भी नहीं है, एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन से नुकसान है, तो आपका कोरोजन एसिडिक मीडियम में फास्ट होता है, याद रखना, बेसिक मीडियम में स्लो होता है। यहां से कोई क्वेश्चन बना सकता है भयानक वाला कि बताओ NaOH में डाले हम लोहा को, एसिड में डाले, बेस में डाले, किस में जल्दी कोरोजन होगा, बच्चों को समझेगा नहीं, तो एसिड में फास्ट कोरोजन होगा और बेस में स्लो होगा। ठीक है, ओके, ये 4 फैक्टर्स हैं। इसके बाद आता है कोरोजन को बचाते कैसे, आप बचपन से पढ़े हो बट थोड़ा अलग स्टाइल में यहाँ पढ़ाया जाता है, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ना हम लोग को, ठीक है बच्चों। कोरोजन से बचाव, कैसे बचेंगे कोरोजन से, आयरन के कोरोजन या किसी भी मेटल का कोरोजन हो रहा है, तो आप अभी ध्यान से 2-3 बातें सीखे होंगे, आप उसको अप्लाई करो। बात नंबर 1 था कि आयरन रिएक्ट तभी करेगा जब, सोचो, तो हम 3 चीजों को पकड़ते हैं। आयरन का सरफेस है, ये रिएक्ट तभी करेगा जब पानी इसके टच में आएगा। क्या होगा अगर हम इसको रोक दे, पानी को टच आने ही नहीं दे, यहाँ कुछ रास्ते में लगा दे रुकावट, पन्नी में लपेट दे, पेंट मार दे, ग्रीस लगा दे, ऑयल लगा दे, तो टच नहीं होने देगा। लोहा जैसे टच नहीं होगा तो घुल के जाएगा नहीं उसमें, पानी में पूरा कांड नहीं होगा, पूरा बाल कांड बंद हो गया। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है कि ई नॉट लेस होने से ही कोरोजन होता है, ये भी तुमको समझ गया, जिसका ई नॉट कम है उसका कोरोजन होगा। तो हम क्या करेंगे, आयरन के साथ एक ऐसा मेटल लगा देंगे जिसका ई नॉट ज्यादा है, तो आयरन बच जाएगा, समझा। आयरन के साथ जिंक जोड़ दो, आयरन बच जाएगा। चलिए, तो ये 3 टेक्निक बनाए गए। पहला मेथड है बच्चों बैरियर मेथड। तो बैरियर का मतलब होता है रुकावट, रुकावट मतलब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में हम लोग मॉइस्चर को आयरन सरफेस से कांटेक्ट में आने से रोकेंगे। ठीक है, इन दिस मेथड we prevent iron to come in contact with air and moisture. Okay, come in contact with air and moisture by applying, कैसे, तो बाय पेंटिंग करके रोक लो आप, पहला तरीका। दूसरा आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर लो, ऑयलिंग ग्रीसिंग से भी हो जाएगा ये काम। ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर लीजिए। या तीसरा बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुने हो क्या, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रोपेंटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकल या क्रोमियम, ये लोग कोरोजन फ्री हैं, मतलब ऐसे मेटल का परत चढ़ा दो जो खुद कोरोजन करे ही नहीं। तो पहला मेथड है बच्चों कोरोजन से बचने का बैरियर, रुकावट, आप रोक दो, आप कांड ही रोक दो,
समझ में ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सुने हो कहावत, बांसे को गायब कर दिया हमने। लो दूसरा मेथड, बांस भी है बांसुरी भी है, अब बजाने वाले को गायब करना है। यह दूसरा मेथड है बच्चों सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल देखो, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान, बलिदान समझता है, इसके बदले उसको बलि दे दो, मतलब मेरे को बचाना है तो तुम मर जाओ मेरे बदले यार। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बलिदान कैसे करेंगे, इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में क्या करेंगे, आयरन के ऊपर देखो ध्यान से, इन दिस मेथड, in this method iron is coated, iron is coated with other active metals, other active metals। आयरन का कोटिंग करना है दूसरे एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मतलब हाईली रिएक्टिव, केमिस्ट्री के भाषा में एक्टिव मतलब जो ज्यादा रिएक्शन करे वही एक्टिव है केमिस्ट्री में भाई, तो रिएक्शन की काम है। तो एक्टिव मेटल लाइक जैसे कि आप जिंक का कोटिंग कर दो, जिंक का कोटिंग कर दो, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइक कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन बच्चों, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जानते होगे तुम। तो क्या होगा इससे, ध्यान सुनना, सभी लोग ध्यान देंगे। ई नॉट ऑफ जेड जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, -0.76 है यानी लेस है, लेस है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, देन जिंक गेट ऑक्सीडाइज एंड कोरोजन, गेट ऑक्सीडाइज, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। ई नॉट ऑफ Fe+2 स्लैश Fe, ये -0.44 है, ये ज्यादा है, इट डू नॉट ऑक्सीडाइज। तो देखो हम तुमको बोले थे ऑक्सीडेशन से नुकसान है, याद है क्या? हमने आपको बोला था ऑक्सीडाइज जिसका होगा उसी का कोरोजन होगा। और आप देखो हम जिंक का जब पढ़ा चलाते हैं तो पूरा खेला ई नॉट पे, इस पूरे चैप्टर में तुमने सुना होगा ई नॉट का ही नाम है। तो ई नॉट जिसका बच्चों कम है वो ऑक्सीडाइज होता है, उसका कोरोजन होता है। तो हमने क्या किया, लोहा से भी कम ई नॉट वाला उस पर लगा दिए, तो गया वो शहीद हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बंदूक की गोली चल रही है, सामने किसी और को खड़ा कर, तू आ गया आजा मेरे, इसको गोली लग गया, हम बच गए। तो वैसा हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, बलिदान हो गया मेरा। सबको समझ में आया? अब मान लो इसमें क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग अगर आयरन के ऊपर टीन की परत चढ़ा दे, एसएन, देखो ई नॉट ऑफ एसएन कितना होता है, ध्यान से देखना और बताना मेरे को। ई नॉट ऑफ एसएन होता है बच्चों -0.14 वोल्ट। तो क्वेश्चन आ गया कि क्या एसएन का परत चढ़ाने से आयरन कोरोजन से बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ई नॉट इसका ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ई नॉट इसका इससे ज्यादा है, मिला लो आप, 0.14 0.44, वो कम है ये ज्यादा है। तो एसएन की परत, टीन की परत लोहे को बचा नहीं सकती है, ये सवाल हो गया, ठीक है, याद रखना। तो जो हम लोग पेंट बनाते हैं लोहे पर करने वाला, जिसको तुम आयरन ऑक्साइड बोलते हो, नहीं आयरन को कोरोजन से बचाता है, तो उस पेंट में हम लोग जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब एक्टिव मेटल के पाउडर मिक्स करते हैं, एक्टिव मेटल पाउडर मिक्स करते हैं। कोई पूछ सकता है वाई, तो यहां से सवाल आ सकता है वाई, वाई भाई वाई, तो क्या जवाब दोगे? आराम से दे दोगे, बिकॉज ये लोग एक्टिव है, इनका ई नॉट कम है, एक्टिव मतलब ई नॉट कम, तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, लोहा बचेगा, हमको लोहा बचाना ही मकसद था। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इलेक्ट्रिकल मेथड है।
आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। प्रिवेंशन है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्यों बोलते हैं? देखो, ये इस्तेमाल होता है, ये यूज होता है, यूज फॉर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस या अंडर वाटर पाइपलाइन। तुमको पता होगा बहुत सारे जगह नदी के अंदर अंदर, पानी के अंदर अंदर, तालाब के अंदर अंदर पाइप गया रहता है, देखे भी होगे तुम। जमीन के अंदर तो काम बात है, तो क्या होता होगा, जमीन के अंदर तो नमी और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमेशा मिल रहा है नमी हमेशा, और मिट्टी में ऑक्सीजन भी है, तो हमेशा कोरोजन होगा। फिर पाइपलाइन से हो जाएगा 2-4-10 साल में, फिर उतना पाइपलाइन बदलने में अरबों रुपए खर्च होंगे, बड़ी बड़ी पाइपलाइन है तो उसके लिए लोग दिमाग लगाते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं वो लोग, ध्यान से देखो। ये पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन में कुछ कुछ दूरी पर, जगह जगह पर इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे वायर से, इसमें वायर ऐसे लगा के, और यहाँ पर कोई एक्टिव मेटल लटका दिया जाता है, जनरली मैग्नीशियम रहता है या एल्यूमिनियम। ये वायर से, वायर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वायर से। ये पाइपलाइन है आयरन का। अब क्या होगा तुम भी जान रहे हो, अभी हम थोड़ी देर पहले कहानी समझाए थे, दोनों कॉन्सेप्ट वही है। उसमें क्या था, पूरा परत चलाते थे, अंतर समझना। उसमें क्या था, पूरा परत चलाओ, इसमें नहीं ऐसा, कहीं भी एक जगह, कहीं भी एक जगह। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आयरन इज कनेक्टेड विथ iron pipe is connected with active metals which is more, which यूज किया। उसका इनॉट कम है, सस्ता में मिल जाता है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में आपको कि आपको क्या करना है, आयरन पाइपलाइन के साथ आपको कोई एक्टिव मेटल जोड़ देना है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। पूरे पेंट करने की जरूरत नहीं है, पूरे पाइपलाइन में कहां पेंट करते बैठेंगे, कहीं 2-4 जगह, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पे जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि इन लोगों का इनॉट कम है, तो इनका ही ऑक्सीडेशन होगा। केमिस्ट्री बोलता है भाई ऑक्सीडेशन उसी का होता है जिसका इनॉट कम है, इसका फायदा उठा लिया गया है, देख लो हर जगह। चलिए अब आखिरी मेथड, चौथा, बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, देखना ये याद कर जाना, नाम आता है। एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन क्या है, तो नाम से पता चल रहा है जो रस्टिंग को रोक दे। तो ये क्या होता है आपको बता दे रहा है, मेटल फॉस्फेट, मेटल फॉस्फेट्स। मेटल फॉस्फेट मतलब देखो यहां पे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, थोड़ा दिल से समझो, Na3PO4 इसका एग्जांपल, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो मेटल फॉस्फेट बच्चों, और मेटल फॉस्फेट क्यों, क्योंकि यह अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन बेसिक। और याद है कोरोजन के लिए एसिडिक नहीं बेसिक चाहिए, बचाने के लिए। वो एसिड वाला तो फास्ट कोरोजन कराता है, ये देखो ये बेसिक कंपाउंड है, इसीलिए मेटल फॉस्फेट और मेटल क्रोमेट, और आपको अल्कलाइन क्रोमेट। जिस तरह से फॉस्फेट होता है उसी तरह क्रोमेट भी होता है, समझा। फॉस्फेट PO4, क्रोमेट Cr2O3, Cr2O7 क्रोमेट हो गया। अब सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब आप लगाते रहो, ये सब कोरोजन से बचाते रहेगा, ठीक है। फिर से याद करो, फॉस्फेट और क्रोमेट दो कंपाउंड है। फॉस्फेट मतलब जिसके अंत में PO4 हो, जैसे सल्फेट होता है SO4, उस तरह फॉस्फेट होता है। जैसे क्रोमेट सल्फेट है, फॉस्फेट और उधर क्रोमेट है Cr2O7, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर होता है समाप्त।